इस वीडियो में 1687 के चार्टर या 1687 ईस्वी के राजपत्र के विषय में बताया जा रहा है। 1687 ईस्वी का राजपत्र क्यों आया? तो इस राजपत्र को आने के कुछ रीज़न थे। इस राजपत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास सिटी में नगर निगम या कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्लान किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंग्लैंड में जो बिग सिटी थी, बड़े बड़े शहर थे, वहाँ नगर निगम या कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश था और वो सक्सेस था। इसी पर्पज़ को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में भी जो मद्रास सिटी थी, जिसको प्रेजेंट में चेन्नई भी कहते हैं, तो मद्रास सिटी में नगर निगम या कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्लान किया। और चूँकि ये ब्रिटेन में सक्सेस था, तो ये सोच करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने नगर निगम या कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्लान किया ताकि इंडिया में भी जो बिग सिटी है, बड़ा शहर है मद्रास, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये सक्सेस रहेगा। और इस तरह की अगर ये सक्सेस होता है तो इस तरह की व्यवस्था या इस तरह का सिस्टम सारे इंडिया में लागू किया जाएगा। ये प्लान करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 का चार्टर इशू किया और ये चार्टर को या ये राजपत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिविजुअली खुद ही जारी किया। ये 30 दिसंबर 1687 को 30 दिसंबर 1687 को इशू किया गया, जो स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया। तो इस राजपत्र को आने के जो रीज़न थे उनमें फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट या जनतांत्रिक व्यवस्था, उसका प्रबंध। तो इस व्यवस्था में चूँकि ये पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि डेनमार्क कंट्री में इस तरह का नगर निगम या कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश है और वहाँ पे भी सक्सेसफुल है। ब्रिटेन में भी जो बिग सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे भी नगर निगम या कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश है और वो सक्सेस है। तो ये सोच करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनतांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से नगर निगम या कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्लान किया और ये व्यवस्था इंडिया में मद्रास सिटी में इस्टेब्लिश की जाए, ये सोच करके इस चार्टर को लाना पड़ा। सेकंड पॉइंट में कलेक्शन ऑफ हाउस टैक्स मतलब गृह कर की वसूली, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसका रीज़न ये था कि वाइट टाउन और ब्लैक टाउन ये दो सिटी डेवलप हुई। वाइट टाउन में अंग्रेज लोग रहते थे और ब्लैक टाउन में इंडियंस रहते थे और इसको एक गोल घेरे से किले की तरह, फोर्ट की तरह बनाया गया। तो अंदर वाइट टाउन था जहां अंग्रेज रहते थे और चारों तरफ ब्लैक टाउन था जहां इंडियंस रहते थे। तो चूँकि अंग्रेज़ों से हाउस टैक्स लिया जाता था तो उससे कुछ इंडियन से भी इफ़ेक्टेड हुए, प्रभावित हुए और जो हाउस ऑफ कलेक्शन हो रहा था, गृह कर की वसूली हो रही थी, वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नगर निगम या कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी था। तो इसी वजह से जो हाउस टैक्स की प्रॉब्लम को देखते हुए 1687 के चार्टर को लाना पड़ा। थर्ड पॉइंट में प्रमोशन ऑफ रेजिडेंस इन मद्रास सिटी मतलब निवास के लिए प्रोत्साहित करना। मद्रास सिटी में ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान किया क्योंकि मद्रास सिटी नई नई डेवलप हो रही थी, तो वहाँ पे लोग निवास कर सकें, पब्लिक रह सके, इस चीज़ को प्रमोशन करना था, प्रोत्साहित करना था। तो ये भी एक पर्पज़ था क्योंकि नगर निगम और कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट से एक न्यू सिस्टम डेवलप होता, तो उसको देखते हुए प्रमोशन करना या प्रोत्साहन करना था ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें और मद्रास सिटी जल्दी ही डेवलप हो सके। तो ये भी एक पर्पज़ था 1687 के चार्टर के आने का और इस चार्टर को लाने के लिए प्रोत्साहन करना, प्रमोशन करना था। फोर्थ पॉइंट में इस्टेब्लिश पीस मतलब शांति व्यवस्था को डेवलप करना था क्योंकि चूँकि नगर निगम या कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगा, न्यू सिस्टम रहेगा,
तो लोगों में ये ट्रस्ट डालना था कि हम शांति व्यवस्था के साथ एक नए शहर को डेवलप करना चाहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बिना इंडियंस के मद्रास सिटी को डेवलप नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंग्रेज़ तो कम संख्या में थे। तो इंडियंस को साथ में लेना था और उनके अंदर ट्रस्ट डालना था कि ये न्यू सिटी डेवलप हो रही है, तो यहाँ इस्टेब्लिश पीस रहेगा, शांति व्यवस्था रहेगी। ये भी एक रीज़न था 1687 के चार्टर के आने का। तो ये 4 रीज़न, 4 कारणों की वजह से 1687 के चार्टर को इशू किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही इंडिविजुअली जारी किया। और अब चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको खुद ही जारी किया था, तो जो नगर निगम या कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट होना था इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट जो इस चार्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उनमें पहला पॉइंट जो था वो नगर निगम या कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट था, मतलब नगर निगम की स्थापना से संबंधित था। नगर निगम या कॉरपोरेशन में 1 मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 to 120 वर्गसेज रखने का प्लान किया गया। मतलब 1 मेयर होगा, 12 एल्डरमैन होंगे और 60 से लेके 120 तक वर्गसेज रहेंगे। स्टार्टिंग में 1 मेयर, 3 एल्डरमैन और 29 वर्गसेज का अपॉइंटमेंट चार्टर में ही कर दिया गया स्टार्टिंग में ही। तो इसमें मेयर, एल्डरमैन और वर्गसेज ये निगम कॉरपोरेशन की व्यवस्था थी, उसका सिस्टम था। अब ए में आता है मेयर। तो मेयर जो होता था उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, 1 साल का होता था, 1 ईयर। और ईयरली बाई इलेक्शन से मेयर का सिलेक्शन होता था। इलेक्शन में एल्डरमैन और वर्गसेज हिस्सा लेते थे। और मेयर के लिए कौन हो सकता था उम्मीदवार या कौन कैंडिडेट हो सकता था, तो एल्डरमैन ही मेयर के लिए कैंडिडेट होते थे, उम्मीदवार होते थे। और बाई इलेक्शन से मेयर का सिलेक्शन होता था। ईयरली मेयर के सिलेक्शन बाई इलेक्शन से होते थे। और अगर मेयर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या हर्ट किया है किसी को, तो एल्डरमैन और वर्गसेज नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव ला करके मेयर को हटा भी सकते थे। रिमूव टू पोस्ट, मेयर के पद से हटा भी सकते थे। और फिर तुरंत इलेक्शन होने का प्रपोजल भी था। कोई अगर भूतपूर्व मेयर है, एक्स मेयर है, तो क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था इस चार्टर में। दोबारा चुनाव लड़ने के क्लियर इंस्ट्रक्शन, स्पष्ट निर्देश नहीं थे। तो मेयर का टाइम ड्यूरेशन या कार्यकाल 1 ईयर था, 1 साल का होता था, जो बाई इलेक्शन सेलेक्ट होता था। एल्डरमैन और वर्गसेज इस इलेक्शन में, इस चुनाव में भाग लेते थे। मेयर केवल और केवल जो मेयर का कैंडिडेट होता था वो एल्डरमैन ही हो सकता था, वर्गसेज मेयर के कैंडिडेट नहीं हो सकते थे। ऐसा प्रपोजल इस चार्टर में रखा गया। बी में आता है एल्डरमैन। तो एल्डरमैन की जो इस्टेब्लिशमेंट था या अपॉइंटमेंट था वो दो बातों पे निर्भर था। 2 कंडीशंस थी जिस पे ये डिपेंड करता था कि एल्डरमैन का सिलेक्शन या उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा। फर्स्ट था उसका जीवन काल, उसकी लाइफ स्टाइल। और सेकंड था मद्रास सिटी में रेजिडेंसी, मतलब मद्रास सिटी का निवासी होना ज़रूरी था। किसी भी एल्डरमैन को हटाया भी जा सकता था, रिमूव ऑफ पोस्ट भी किया जा सकता था अगर उसने मिसयूज़ किया है, मिसयूज़ ऑफ पोस्ट, पद का दुरुपयोग किया है। तो वर्गसेज एल्डरमैन को हटाने के लिए मेयर बाकी बचे हुए एल्डरमैन और वर्गसेज ये मिल करके हटा सकते थे। एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट मेयर ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से करते थे और वर्गसेज ही इसका कैंडिडेट या उम्मीदवार हो सकता था। मतलब वर्गसेज से ही एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट होता था। वर्गसेज जो होते थे वही लोग कैंडिडेट हो सकते थे या उम्मीदवार हो सकते थे एल्डरमैन के लिए। 12 एल्डरमैन में, मतलब 12 एल्डरमैन में जो 3 एल्डरमैन होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लाई होते थे। और ऐसा चार्टर में ये ज़रूरी किया गया, कंपलसरी किया गया कि 3 एल्डरमैन ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लाई ही होंगे और बाकी 9 एल्डरमैन जो हैं
उनका अपॉइंटमेंट कंपनी ही करती थी, जिसमें से वो अलग अलग चूज़ होते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए 9 एल्डरमैन में 3 हिंदू होंगे, 1 फ्रांसीसी होगा, 2 यहूदी होंगे और 3 आर्मीनियन जाति से, आर्मीनियन कास्ट से रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार से कास्टिज़म, जातिवाद को देखते हुए एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट होता था। लेकिन 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लाई होंगे, और कौन से एम्प्लाई होंगे? जो कॉवेंडेट सर्विस CS से चूज़ होकर के आए हों। अब ये कॉवेंडेट सर्विस क्या है, CS क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एम्प्लाई अपॉइंट करती थी। तो ऐसे एम्प्लाइज़, ऐसे कर्मचारियों का नियुक्ति करती थी, ऐसे एम्प्लाइज़ को अपॉइंटमेंट देती थी जो कॉवेंडेट सर्विस से चूज़ होकर के आते थे। कॉवेंडेट सर्विस जो है ये CS होती थी। CS मतलब सिविल सर्विस। ब्रिटेन में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता था, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे वो कॉवेंडेट सर्विस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लाई हो सकते थे। और यह डिसीजन ब्रिटेन की गवर्नमेंट या ब्रिटेन की सरकार करती थी। वहाँ पे सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती थी, उसको CS या कॉवेंडेट सर्विस कहते थे। तो कॉवेंडेट सर्विस से जो अपॉइंट होकर के आते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लाई अपॉइंट किया जाता था। तो 3 एल्डरमैन कॉवेंडेट सर्विस या CS से सेलेक्ट हुए व्यक्ति हो सकते थे। जो कॉवेंडेट सर्विस से सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं को एल्डरमैन बनाया जा सकता था। तो 3 लोग ऐसे कंपलसरी किए गए ताकि 3 एल्डरमैन जो कॉवेंडेट सर्विस से चूज़ होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लाई बने हैं, उन्हीं में से किन्हीं 3 एल्डरमैन को चूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से एल्डरमैन अपॉइंट होते थे, जो जिस पे कास्टिज़म, जातिवाद भी था, और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। C में वर्गसेज आता है। वर्गसेज का अपॉइंटमेंट बाई इलेक्शन होता था, जिसको मेयर और एल्डरमैन मिल करके बाई इलेक्शन से वर्गसेज को चूज़ किया जाता था या उनका चुनाव होता था। इसके लिए भी कास्टिज़म था, जातिवाद था। तो जो कई जातियां थीं, अलग अलग कास्ट थीं, उसमें से जो हर कास्ट का हेड होता था, हर जाति का मुखिया होता था, उनको वर्गसेज चूज़ किया जाता था। और ये मेयर और एल्डरमैन मिल करके ये डिसाइड करते थे। D में गवर्नर इन काउंसिल के राइट्स आते हैं। गवर्नर इन काउंसिल के अधिकार आएंगे। गवर्नर इन काउंसिल क्या है? तो जो गवर्नर होती थी उसकी एक कमेटी होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का अपॉइंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटेन की सरकार की हेल्प से, और गवर्नर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाता था। तो कई सारे गवर्नर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट की हेल्प से अपॉइंट कर रखे थे, और ये गवर्नर जो है उस सिटी का हेड होता था। उसकी एक कमेटी होती थी जिसको गवर्नर इन काउंसिल कहते थे। तो गवर्नर इन काउंसिल को ये राइट्स दिए गए थे कि मेजॉरिटी से मेयर को, एल्डरमैन को और वर्गसेज को हटा सकती है अगर उसने मिसयूज़ ऑफ पोस्ट, पद का दुरुपयोग किया है। तो गवर्नर इन काउंसिल के अंडर में ये सारे लोग, निगम कॉरपोरेशन रहता था और वर्क करेगा। ऐसा प्रपोजल 1687 के चार्टर में 1687 ईस्वी के राजपत्र में रखा गया। इसके बाद ई में आएगा जस्टिस ऑफ पीस। तो एक मेयर और 3 सीनियर एल्डरमैन जो होंगे, ये 4 लोग, जस्टिस ऑफ पीस नाम की एक कमेटी होती थी जिसमें मेयर हेड होता था और 3 सीनियर एल्डरमैन, वरिष्ठ एल्डरमैन जो होते थे 3 लोग, उनकी जस्टिस ऑफ पीस नाम की एक कमेटी बनाई जाती थी। और ये जस्टिस ऑफ पीस एक कमेटी के रूप में अपॉइंट होती थी। तो जस्टिस ऑफ पीस एक कमेटी होती थी जिस पे मद्रास सिटी जो होती थी, जहाँ निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ की शांति व्यवस्था, पीस सिस्टम, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, उसकी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन और परीक्षण करने का राइट्स दिया गया। मतलब ये 4 लोगों की कमेटी मिलकर के ये निश्चित करती थी कि इस्टेब्लिश पीस, मतलब
शांति व्यवस्था, सुरक्षा, सिक्योरिटी और उसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के राइट्स इनको दिए गए इस कमेटी को। तो ये कमेटी निगम कॉरपोरेशन की बराबर जांच करती रहती थी। तो फर्स्ट पॉइंट में निगम कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट से था और इसके 5 पार्ट थे, 5 भाग थे, जिसमें ए में मेयर, बी में एल्डरमैन, सी में वर्गसेज, डी में गवर्नर एंड काउंसिल के राइट्स और ई में जस्टिस ऑफ पीस। तो ये 5 पार्ट थे। ये निगम कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये 5 पार्ट उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। सेकंड पॉइंट में मेयर कोर्ट की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर कोर्ट आता है। तो इसमें ए में मेयर कोर्ट की संरचना आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेयर कोर्ट। मेयर कोर्ट में मेयर और सारे एल्डरमैन जजेस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए। मेयर कोर्ट में जो कोरम था वो 3 डिसाइड किया गया, जिसमें एक मेयर और 2 एल्डरमैन रहेंगे। तो उसका कोरम या गणपूर्ति 3 होगी। अब कोरम क्या है? तो जैसे टोटल जितने लोग होते थे जो अपॉइंट हुए थे न्यायाधीश के रूप में, उनमें से 3 लोगों का होना आवश्यक है, तभी कोर्ट काम करेगा या वर्क करेगा। अगर सारे लोग उपस्थित नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं हैं, तो कोर्ट स्टार्ट ही नहीं होगा, अपना कार्य ही नहीं करेगा, अपना वर्क नहीं करेगा। और कम से कम 3 मेंबर्स का होना ज़रूरी था, जिसमें एक मेयर और 2 एल्डरमैन हो। तो जो कोरम है वो 3 रखा गया। 3 से अगर संख्या कम रहती है तो कोर्ट वर्क नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। और अगर 12 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, तो 3 के ऊपर होने पे कोरम पूरा होता था और कोर्ट वर्क करता था। 3 से कम होने पे, 3 लोग भी हैं तब भी कोर्ट वर्क करेगा, जिसमें एक मेयर और 2 एल्डरमैन डिसाइड किए गए। 3 से कम संख्या है तो कोर्ट वर्क नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। तो कोरम या गणपूर्ति जो है वो 3 डिसाइड की गई, 3। सेकंड पॉइंट में रिकॉर्डर की व्यवस्था, मतलब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डर डिसाइड किया गया। रिकॉर्डर का अपॉइंटमेंट मेयर कोर्ट की हेल्प के लिए किया गया और जो रिकॉर्डर होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लाई होता था, जो कोवेंडेट सर्विस CS से चूज़ होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लाई बनता था। उसी में से किसी एक को रिकॉर्डर चूज़ किया जाता था। रिकॉर्डर का अपॉइंटमेंट मेयर और एल्डरमैन मिलकर के करते थे और वो एक्सपर्ट होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वफादार होता था, क्योंकि वो कोवेंडेट सर्विस का चूज़ किया हुआ एम्प्लाई होता था। तो ट्रस्टेबल होना उसके लिए ज़रूरी था, विश्वस्त होना ज़रूरी था। रिकॉर्डर मेयर कोर्ट में रिकॉर्डर जो होता था वो मेयर के बाद उसकी पोस्ट आती थी। मतलब फर्स्ट में मेयर होता था तो सेकंड में रिकॉर्डर का अपॉइंटमेंट होता था, उसकी पोस्ट सेकंड पोस्ट कहलाती थी। फर्स्ट रिकॉर्डर का अपॉइंटमेंट 1687 के चार्टर में ही कर दिया गया था और रिकॉर्डर जनरली उन केसेस में हेल्प करता था जो सीरियस केस होते थे। तो रिकॉर्डर की हेल्प सारे केसेस में नहीं ली जाती थी, जो केवल सीरियस केस होते थे उसी में रिकॉर्डर मेयर की हेल्प करता था। एडमिरल्टी कोर्ट के एडवोकेट जज को पहला रिकॉर्डर अपॉइंट किया गया था, जो सर जॉन विंग्स थे। सर जॉन विंग्स एडमिरल्टी कोर्ट के एडवोकेट जज थे। इन्हीं को फर्स्ट रिकॉर्डर अपॉइंट किया गया था, जो 1687 के चार्टर या 1687 ईस्वी के राजपत्र द्वारा ही नियुक्त किए गए थे, सर जॉन विंग्स। थर्ड पॉइंट में मेयर कोर्ट का न्याय क्षेत्र आता है, न्यायाधिकार क्षेत्र, मतलब ज्यूरिसडिक्शन इन मेयर कोर्ट। उसका जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट में आता है। मतलब मेयर कोर्ट किन केसेस की सुनवाई करेगा। तो इसमें ए है सिविल केस, दीवानी मामले, दीवानी से संबंधित सारे केस की हेयरिंग या सुनवाई मेयर कोर्ट में होगी। सिविल केस या दीवानी मामले आते हैं, इससे संबंधित सारे केस की सुनवाई मेयर कोर्ट में होगी। बी में आता है फौजदारी केस। तो इसमें क्रिमिनल केस आएंगे, मतलब सारे क्रिमिनल केस की हेयरिंग या सुनवाई मेयर कोर्ट में होगी। ऐसे राइट्स मेयर कोर्ट को दिए गए। सी में आएगा धर्म संबंधी सारे केस, मतलब रिलीजियस केसेस। तो इस तरह से सिविल केस, क्रिमिनल केस और रिलीजियस केस
ये सारे केस की हेयरिंग या सुनवाई मेयर कोर्ट में होगी, ऐसे राइट्स मेयर कोर्ट को दिए गए। और डी में दाय संबंधी केस या वसीयत से संबंधित केस आएंगे, बिल से या इससे वसीयत से संबंधित केस आएंगे। तो इस तरह से इन केसेस में सिविल केस, क्रिमिनल केस और दाय संबंधी बिल से रिलेटेड केस और धार्मिक मामलों के केस, रिलीजियस केस, तो इस तरह के केस को हेयरिंग करने के राइट्स मेयर कोर्ट को दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी, जिसमें मेयर कोर्ट से अपील की कंडीशन रखी गई। मतलब किन केसेस में मेयर कोर्ट से अपील हो सकती थी, मतलब दीवानी केसेस में किस तरह के केस होंगे जिनकी अपील मेयर कोर्ट से एडमिरल्टी कोर्ट में होगी। तो ऐसा डिसाइड किया गया 3 पैगोडा से ऊपर के जो केस होंगे उनकी अपील एडमिरल्टी कोर्ट में होगी, ऐसा डिसाइड किया गया सिविल केसेस में। पैगोडा जो है उस टाइम की करेंसी होती थी, मनी होती थी, पैसे होते थे। मतलब जो पैगोडा होता था, जैसे प्रेजेंट टाइम में रुपए चलते हैं, इस टाइम की जो करेंसी है रुपए है, उस टाइम की करेंसी पैगोडा होती थी। तो 3 पैगोडा से ऊपर के जो केस होंगे उनकी अपील तो एडमिरल्टी कोर्ट में होगी, लेकिन 3 पैगोडा से नीचे के जो केस होंगे उनकी अपील नहीं हो सकती थी। मेयर कोर्ट जो फाइनल कर देती थी वो फाइनल होता था और आगे उसकी अपील नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार से 3 पैगोडा से ऊपर के जो केस होते थे उनकी अपील एडमिरल्टी कोर्ट में होती थी। और क्रिमिनल केसेस में जो अपील के राइट्स थे मेयर कोर्ट से, तो जो सीरियस केस होते थे, जैसे फांसी की सज़ा हो गई है या अंग विच्छेद एम्प्यूज़न की पनिशमेंट मिली है, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं केसेस की अपील एडमिरल्टी कोर्ट में होती थी। मेयर कोर्ट से अपील एडमिरल्टी कोर्ट में जाती थी। तो जो सीरियस केस होते थे क्रिमिनल्स में, क्राइम में जो सीरियस केस होते थे क्रिमिनल केस में, उन्हीं की अपील एडमिरल्टी कोर्ट में होती थी। जैसे फांसी की सज़ा है या अंग विच्छेद की सज़ा है, एम्प्यूज़न की सज़ा है, तो इस तरह के केसेस की अपील ही एडमिरल्टी कोर्ट में होती थी। तो ये अपील के राइट्स थे मेयर कोर्ट के। मेयर कोर्ट का नेक्स्ट पॉइंट में मेयर कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का लेवल भी डिसाइड हुआ। मतलब मेयर कोर्ट के जो डिसीजन होते थे उनका रिकॉर्ड भी रखा जाने लगा था, और जो मेयर कोर्ट के डिसीजन होते थे उनको जो नहीं मानता था उनके लिए न्यायालय की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था भी मेयर कोर्ट में थी, और उसका पनिशमेंट भी डिसाइड किया गया। कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पनिशमेंट भी डिसाइड था। नेक्स्ट पॉइंट में मेयर कोर्ट में जो कानून को लागू किया गया, मतलब किस लॉ के तहत मेयर कोर्ट डिसीजन देगा, इस पे चर्चा की गई। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कंसाइंस मतलब शुद्ध अंतःकरण के नियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिस्टम था उसकी व्यवस्थाएं थी, उनके जो रूल रेगुलेशन थे, जो नियम कायदे कानून थे, ये ही लॉ डिसाइड किए गए, ये ही कानून मेयर कोर्ट के लिए डिसाइड किए गए, और इसी कानून के तहत इसी लॉ के अंडर में मेयर कोर्ट डिसीजन देती थी। तो मेयर कोर्ट की जो कानून व्यवस्था थी वो यही थी, जिसमें शुद्ध अंतःकरण के नियम, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कंसाइंस और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्थाएं आती हैं। तो इस प्रकार से मेयर कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। नगर निगम या कॉरपोरेशन के अंडर में मेयर कोर्ट था, और इस तरह की व्यवस्था सबसे पहले इंडिया में मद्रास में, प्रेजेंट टाइम में जिसको चेन्नई कहते हैं, मद्रास सिटी में इस्टेब्लिश हुई। और 1687 को जो चार्टर 1687 ईस्वी का जो राजपत्र आया वो नगर निगम या कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित था, रिलेटेड था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंडिया में मद्रास सिटी में नगर निगम या कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया, और एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रयोग किया था बहुत सारे एग्जाम्पल को देख करके, बहुत सारे उदाहरण को देख करके। और ये जो नगर निगम या कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट था बाकी जगह सक्सेसफुल था, सफल रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया में भी मद्रास सिटी में
नगर निगम या कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1687 के चार्टर या 1687 ईस्वी के राजपत्र के द्वारा किया गया।